नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम इसका 131वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। इससे पहले मैंने आपको एंटोमोलॉजी पढ़ाया था। एंटोमोलॉजी का जो इससे पहला वाला लेक्चर था यानी कि 130वां लेक्चर जो था उसमें एंटोमोलॉजी जो बुक में दी गई है वो पूरा एंटोमोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पैथोलॉजी की स्टडी और इसमें हम पैथोलॉजी के बारे में डिटेल में समझेंगे। पैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी चीज़ें दी गई हैं, उनको बहुत डिटेल में समझेंगे। और आज हम इसमें समझने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है इस बुक में, तो आपको सबसे पहले 1 या 2 पेज आपको वन लाइनर देखने को मिलते हैं। तो आज हम केवल उसी वन लाइनर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप लोग इन 8 सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। अगर इन 8 सब्जेक्ट की आपको बहुत डिटेल में स्टडी करनी है, बिल्कुल फंडामेंटल आपका क्लियर करना है, जिससे कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और इसके साथ साथ जब आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठें तो उसमें जो आपका फंडामेंटल हो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो, तो उसके लिए मात्र आपको 500 रुपये में ये 8 जो आपके कोर्स हैं वो डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार कराया जाएगा। उसके लिए आपको 500 रुपये इस QR कोड पे पे करने हैं। पे करिए और पे करने के बाद जो उसका स्क्रीनशॉट है वो हमको भेजिए। हमको भेजना कैसे है? स्क्रीनशॉट को भेजने के लिए जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के जस्ट ऊपर आपको एक लाइन दिखेगी। जब आप उस लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये 3 पॉपअप खुल के आएगा, एक लिंक खुल के आएगी जिसमें जो सबसे नीचे वाली लिंक है जिसमें लिखा होगा सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा और आपका टेलीग्राम खुल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम नहीं डाउनलोड कर रखा है तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जब आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे फिर इस लिंकों को क्लिक करिए तो आप रीडायरेक्ट होकर टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको जो आपने 500 रुपये पे किया है उसका आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है और साथ साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर सेंड करना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हैं। उसके बाद आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको इस सिलेबस से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पढ़ने वाले हैं हम पैथोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं रोग विज्ञान। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के पिता कौन है तो उसकी बात करें तो वो हैं एंटोन डी वेरी, एक साइंटिस्ट थे। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं बोर्डॉक्स मिक्सचर वाज डेवलप्ड बाय। बोर्डॉक्स मिक्सचर क्या होता है? बहुत समय पहले क्या होता था कि जब कहीं किसी भी पेड़ में जब कट लग जाता था तो पेड़ में जो वो कट लगता था उस पेड़ में उस कट की वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से एक तरीका अपनाया जाता था, एक तरीके का मिक्सचर लगाया जाता था जिसको हम बोर्डॉक्स मिक्सचर कहते हैं। और उस मिक्सचर में क्या होता था कि ऐसी चीज़ें मिला के बनाया जाता था कि जहाँ पर कटा होता पेड़ जहाँ कटा रहता था वहाँ पर हम लेप लगाते हैं। जैसे अभी हमारे हाथ में कहीं कट लग जाए या कहीं पर ऐसा खरोच लग जाए तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर पट्टी बांधते हैं। उसी तरीके का एक मिक्सचर बनाया गया था जिससे कि हम जो कटे हुए जो डैमेज पार्ट हैं वहाँ पर किसी फंगस के अटैक से जो हमारा जो पौधा है वो ख़राब ना हो, इसके लिए ये बनाया गया था। इसको बनाया किसने था? ये जो बोर्डॉक्स मिक्सचर है, तो इस बोर्डॉक्स मिक्सचर को बनाया गया था PMA मिलेडेट के द्वारा बनाया गया था। वो भी 1885 में बनाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। पोटैटो में जो वर्ट डिजीज़ लगता है, इस तरीके का सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वर्ट डिजीज़ में। ये किसके द्वारा होता है? तो इसके जो फैलाने वाला जो पैथोजन होता है उस पैथोजन का नाम है सिनकेट्रम इंडोबायोटिकम। क्या होता है? सिनकेट्रम इंडोबायोटिकम। ये क्या होता है? वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो का पैथोजन होता है। फिर हम बात करते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना। बनाना में जो बंची टॉप लगता है ये एक तरीके का ऐसा सिम्टम होता है कि इसमें जो बनाना की हाइट होती है
वो बढ़ती नहीं है। बनाना ऐसे हो जाता है, बिल्कुल बंच जैसा हो जाता है, मतलब इसमें ढेर सारी पत्तियां होंगी और सभी पत्तियां छोटी छोटी होंगी, और बनाना की जो हाइट है वो आपकी 2 से 3 फुट तक ही रह जाती है, इसकी हाइट बढ़ती नहीं है, जिसको हम बोलते हैं बंची टॉप। ये किसकी वजह से फैलता है? तो ये फैलता है वायरस की वजह से। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो पोटैटो में लेट ब्लाइट लगता है, जिसका सिम्टम इस तरीके से होता है, पोटैटो में जब लेट ब्लाइट लगता है तो इस तरीके से दिखता है और इस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस होता है लेट ब्लाइट में। ये जो होता है, ये फैलाने वाला जो इसका पैथोजन होता है वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस की वजह से पोटैटो में लेट ब्लाइट डिजीज़ लगती है। क्लब ग्रोथ ऑफ कैलीफ्लावर, कैलीफ्लावर में जो क्लब ग्रोथ लगता है उसमें इस तरीके का सिम्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जो कैलीफ्लावर की जड़ें होती हैं वो एक क्लबिंग हो जाती है, मतलब ढेर सारी जो जड़ें हैं वो एक साथ ही गुथ जाती हैं और गुथ के एक मोटी सी जड़ बना लेती हैं। समझ गए? जैसे आपने देखा होगा, ऐसा समझो कि जैसे ये जड़ें हैं तो इनको किसी ने ग्रो करने से रोक दिया होगा। ऐसे ही इमेजिन करो जैसे ये जड़ें हैं और ये चाहती हैं कि बहुत दूर तक ये फैल पाएँ, लेकिन किसी ने ज़बरदस्ती इनको रोक दिया है, तो ये लंबाई में ना फैलकर मोटी हो जाती हैं और एक दूसरे में जकड़ जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं क्लब रॉट ऑफ कैलीफ्लावर, जो कि होता है प्लाज्मोडाइफोरा ब्रेसिका। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडाइफोरा ब्रेसिकी की वजह से ये फैलता है। फिर हम बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऊज टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्टिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ऊज टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब ये ऊज टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आगे जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में समझाएंगे। अभी ऐसे समझो कि ऊज टेस्ट का यूज किया जाता है बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। फिर बात करते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रोसीफर्स। क्रोसीफर्स में जो व्हाइट रस्ट होता है, इस तरीके का सिम्टम पत्तियां प्रोड्यूस करती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सफ़ेद सफ़ेद कलर का जंग लग गया हो पत्तियों में। तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है एक पैथोजन होता है एल्बिगो कैंडिडा। तो एल्बिगो कैंडिडा जो होता है, इसी पैथोजन की वजह से वाइट रस्ट जो है क्रोसीफर्स में लगता है। बात करते हैं पपाया मोज़ेक वायरस की। पपाया मोज़ेक वायरस में इस तरीके का होता है, इसमें जो मोज़ेक डिजीज़ लग जाती है, ये किसकी वजह से फैलता है? ये फैलता है आपका वायरल डिजीज़ है, जो कि वायरस से फैलता है। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, राइस में इस तरीके का जो ब्राउन ब्राउन कलर का स्पॉट देखने को मिलता है, ये पत्तियों पर, स्टेम पर और जो ग्रेन होता है धान का, उस पर देखने को मिलता है। तो इसका जो पैथोजन होता है उसका नाम होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ कि ये जो वन लाइनर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं पढ़ा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें जितने भी साइंटिफिक नेम आ रहे हैं वो आप ज़रूर याद कर लीजिए। बार बार प्रोनाउंस करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। और एक चीज़ और है, जब भी आप कोई डिजीज़ पढ़ रहे हो तो डिजीज़ के साथ साथ उस क्रॉप का नाम भी पढ़िए। जैसे मैंने अभी पढ़ा पपाया मोज़ेक वायरस, वाइट रस्ट ऑफ क्रोसीफर्स, या उसके बाद मैंने पढ़ा ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप दो चीज़ें एक साथ इंटर रिलेट कर पाएंगे कि ब्राउन स्पॉट राइस में लगता है और राइस में क्या लगता है? ब्राउन स्पॉट लगता है। इस तरीके से आप इंटर रिलेट कर पाएंगे। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से पौधे में कौन सी बीमारी लगती है, अगर दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ साइंटिफिक नेम तो इम्पॉर्टेंट है ही। फिर बात करते हैं सिस्टेमिक फंगिसाइड जो डिस्कवर किया गया था, वो किसने किया था? वो किया था वैन स्केल्मिंग एंड कुल्का ने 1966 में किया था। फिर बात करते हैं कैलीफ्लावर में जो मोज़ेक वायरस लगता है। कैलीफ्लावर में मोज़ेक वायरस जब लगता है तो कैलीफ्लावर की जो पत्तियां होती हैं वो मोज़ेक हो जाती हैं। बोले तो पत्तियां जो होती हैं इधर उधर से ऐसे सिकुड़ जाती हैं अजीब टाइप से, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैलीफ्लावर मोज़ेक। ये किसकी वजह से होता है? वो dsDNA की वजह से होता है। यानी कि ये जो कैलीफ्लावर मोज़ेक होता है, ये पहली बात तो एक वायरस की वजह से फैलता है, और उस वायरस के अंदर क्या होता है? dsDNA होता है। बैक्टीरिया यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, जब हम किसी भी चीज़ को, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरिया यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस क्या होता है? स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट जो वायरसेस होते हैं, सभी वायरस के अंदर SsRNA पाया जाता है।
जितने भी प्लांट वायरस होते हैं लगभग 78% प्लांट वायरस सबके अंदर SSRNA पाया जाता है। कोई कोई जो वायरस है जैसे आपका कॉलीफ्लावर का मोज़ेक जो वायरस है उसके अंदर dsDNA पाया जाता है। बाकी अधिकतर जो आपके वायरसेस होते हैं उनमें RSRNA पाया जाता है। ये काफ़ी डीप में नॉलेज आपको चाहिए इसको समझने के लिए, और ये आपको तभी मिलेगा जब आप फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी डिटेल में पढ़ लिए होंगे। तो उसको भी मैं आपको जल्दी ही पढ़ाने वाला हूँ। जैसे ही फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी ख़त्म होगा उसके बाद मैं दूसरा लेक्चर स्टार्ट करूँगा। तो मैं जब फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको डिटेल में सब समझा दूँगा। तो आपको ये बता दूँगा कि वायरस जो होते हैं वो DNA से बनते हैं, कुछ RNA से बनते हैं। जो DNA से बनने वाले वायरस हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो RNA से बनते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ये सभी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बता दूँगा। बात करते हैं द लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप ऑफ प्लांट वायरस फैमिली। जो वायरस की फैमिली है जिसमें सबसे ज़्यादा जो वायरस पौधे के लिए खतरनाक होते हैं वो कौन सा है, वो है पोर्ट वाइवरिडी। ये क्या होता है, पोर्ट वाइवरिडी जो फैमिली है वायरस की, प्लांट वायरस की, ये सबसे बड़ी वायरस की फैमिली मानी जाती है। बात करते हैं कार्बोक्सिन, जिसको कार्बोक्सिन एक तरीके का दवा आती है, ऐसे समझो एक तरीके का फंगिसाइड है। ये वीटावैक्स के नाम से आता है और ये किसके लिए है, स्मट डिजीज़ जो लगता है गेहूं में, स्मट डिजीज़ इस तरीके का दिखता है, इसी के लिए दवा आती है जिसका नाम है कार्बोक्सिन या फिर वीटावैक्स। डाउनी मिल्ड्यू और बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू जो लगता है तो उसकी पत्तियों पे इस तरीके से जो वाइट पैची अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो वाइट जो डाउनी मिल्ड्यू होता है बाजरा में वो किसकी वजह से होता है, वो होता है स्क्लेरोस्पोरा जर्मेनिकोला। किसकी वजह से होता है, स्क्लेरोस्पोरा जर्मेनिकोला की वजह से होता है। जनरली वायरस आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जो वायरसेस होते हैं इनके अंदर दो चीज़ें बनी होती हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरे प्रोटीन होता है। इन्हीं दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ वीट में जो ब्लैक रस्ट लगता है इस तरीके का सिम्टम होता है। जब वीट में ब्लैक रस्ट लगता है तो इस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करता है आपका गेहूं, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ब्लैक रस्ट का वो होता है पक्सीनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई। इसका जो पैथोजन होता है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट का वो होता है पक्सीनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई। बात करते हैं द प्रियन और कंसीडर्ड टू बी इन्फेक्शियस प्रोटीन व्हिच हैव नो न्यूक्लिक एसिड। बात समझना, जो प्रियॉन्स होते हैं ये प्रियॉन्स ऐसे इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। अगर एक तरीके का शैवाल से बनाया जाने वाला चीज़ है जो कि रेड सी से बनाया जाता है, जिसको हम नोस्टी बोलते हैं, यानी कि रेड सी का जो एल्गी होता है उसी से बनाया जाता है। रेड सी का जो शैवाल होता है उसी से बनाते हैं हम लोग। अगर आगे बात करते हैं वर्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। जो पोटैटो का वर्ट डिजीज़ है वो इस तरीके का होता है। पोटैटो को वर्ट डिजीज़ का सिम्टम इस तरीके का होता है, और ये जो होता है वो कहाँ पर होता है, वर्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज़ द कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू दार्जिलिंग। यानी कि जो वर्ट डिजीज़ होता है ये ज़्यादातर आपको दार्जिलिंग में देखने को मिलता है। दार्जिलिंग ये जो वेस्ट बंगाल का एक एरिया है वहाँ पर ये वर्ट डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन के प्रति जो माइक्रोप्लाज्मा होता है ये सेंसिटिव होता है। अब ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है, विरियॉन्स क्या होता है, फंगस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, ये सभी चीज़ें जब पैथोजन एजेंट के बारे में पढ़ाएंगे कि पैथोजन कौन कौन से पैथोजेनिक एजेंट होते हैं तब उसमें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। और ये सब कब पढ़ाएंगे, जब हम फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पहला कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप किया गया था, टोबैको डेवलप किया गया था। उसके बाद फिर कॉटन डेवलप किया गया था। इसके बाद तो ढेर सारे डेवलप किए गए हैं, लेकिन इंडिया में केवल दो ही अभी यूज किए जाते हैं ट्रांसजेनिक, एक तो टोबैको और दूसरा ट्रांसजेनिक कॉटन, जिसको बीटी कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट में जो डाउनी मिल्ड्यू लगता है ये इसको सप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, क्लोरीन का छिड़काव करते हैं। अगर हम क्लोरीन डाल देंगे तो हमारा जो डाउनी मिल्ड्यू पर्ल मिलेट है वो कम हो जाएगा। लूज स्मट पैथोजन ऑफ वीट।
वीट में जो लूज स्मट लगता है, इस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करता है लूज स्मट, वो क्या होता है, इंटरनली सीड बॉर्न होता है, यानी कि इसके सीड के अंदर इसके जो फंगस होते हैं वो पड़े रहते हैं, और बाद में जब इसको हम ग्रो करते हैं इसके सीड को, जैसे मान लो यहाँ पर एक गेहूं का दाना बन गया, अब इसको जब बाद में हम किसी दूसरे फील्ड में ले जाके ग्रो करेंगे तो वहाँ पर इसका जो ये फंगस होगा वो बाहर निकल आएगा और हमारी फसलों को फिर से डैमेज कर देगा। यानी कि ये इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होता है, जो कि एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता रहता है, एक संतति से दूसरी संतति में पहुंचता रहता है। वन ऑफ द फैक्टर कॉजिंग मैल फॉर्मेशन ऑफ मैंगो, मैंगो के अंदर जो मैंगो माल फॉर्मेशन होता है वो कई चीज़ों से होता है, तो इसका जो एग्जैक्ट कारण है ये अभी तक साइंटिस्टों को पता नहीं चल पाया है कि ये किसकी वजह से होता है, लेकिन इसके ढेर सारे कारण हैं। कई बार इसको फंगस की वजह से होता है, कुछ वायरस की वजह से भी होता है, और ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी होता है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर एक साथ काम करती हैं, तब मैंगो में मैंगो माल फॉर्मेशन लगता है। जब मैंगो में माल फॉर्मेशन लगता है तो मैंगो का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि जो आम में जो बौर लगता है, वो इस तरीके से हो जाता है, बिल्कुल गांठ नुमा बन जाता है, और इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। तो मैंगो माल फॉर्मेशन जो होने का एक वजह है वो फंगस भी है, वायरस भी है, इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। तो उसमें आपको फंगस अगर ऑप्शन मिलेगा तो फंगस पे टिक करना होता है। द मोस्ट इफेक्टिव फंगिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए सबसे इफेक्टिव जो फंगिसाइड है वो कौन सा है, तो जो सल्फर फंगिसाइड आते हैं, सल्फर फंगिसाइड के नाम से एक दवा आती है जिसका नाम आता है कैराथेन नाम से दवा आती है, जो कि सल्फर कंटेनिंग फंगिसाइड होता है। इसको डालकर आप अपनी फसलों को पाउडरी मिल्ड्यू से बचा सकते हैं। द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ पोटैटो लीफ रोल वायरस, पोटैटो में जो लीफ रोल वायरस लगता है, इसमें क्या होता है कि जो पोटैटो की पत्तियां होती हैं ये ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, कप शेप की हो जाती है। जैसे आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें देखोगे कि जो इसमें आलू की पत्तियां हैं वो मुड़ गई हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। तो वायरस एक जगह से दूसरी जगह पर खुद तो फैलेगा नहीं, तो इसको फैलाता कौन है, इसको फैलाता है एफिड। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट डिजीजेस वायरस आर SSRNA, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, प्लांट डिजीज वायरस का जो होता है वो SSRNA का होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पहला एंटीबायोटिक बनाया था, उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था, पेनिसिलिन नाम था। The MLOs, mycoplasma-like organism, when appear in helical in shape and are motile known as स्पायरोप्लाज्मा। स्पायरोप्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जब मैं फंगस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। MLO पढ़ाऊंगा, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म जब पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में समझा दूंगा कि स्पायरोप्लाज्मा होता क्या है। अभी तक आप ऐसे समझिए कि जो MLO होता है ये अपीयर जब होता है तो इसका जो हेलिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्पायरोप्लाज्मा कहते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल सिम्टम एंड साइन इज सिंड्रोम। देखो ध्यान से समझना, जब कोई हमको बीमारी लगती है तो हमारी बीमारी कुछ सिम्टम और कुछ साइन प्रोड्यूस करती है। साइन क्या होता है, जब हम कोई पैथोजन देख पाते हैं या किसी पैथोजन का आकार देख पाते हैं तो हम उसको बोलते हैं साइन। सिम्टम क्या होता है, उस पैथोजन की वजह से हमारी बॉडी में जो होगा उसको हम बोलते हैं सिम्टम। इन्हीं दोनों को हम मिला के बोलते हैं सिंड्रोम। एक अच्छे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो कि एक फंगस डिजीज लग रही है, जैसे मान लो पाउडरी मिल्ड्यू लग रहा है, ठीक, तो हमारे जब पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू लगेगा तो पाउडरी मिल्ड्यू लगने से पाउडरी मिल्ड्यू का जो फंगस होगा वो दिख गया। तो पाउडरी मिल्ड्यू का अगर फंगस हमको दिख गया, चाहे वो माइक्रोस्कोप से देखें तब भी दिख जाएगा, और जब वो ढेर सारा फंगस का माइसीलियम बन जाता है तो वो एक सफ़ेद जाल नुमा दिखता है जिसको हम नंगी आँख से भी देख सकते हैं। तो वो क्या होता है, साइन होता है।
अब वो जब फंगस फैलता है, पाउडरी मिल्ड्यू फैलाता है, तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो खराब होने लगती हैं, धीरे धीरे वो ब्राउन कलर के स्पॉट बनने लगते हैं, पत्तियां डेड होने लगती हैं, नेक्रोसिस होने लगती है पत्तियों में। तो ये जो सिम्टम हो रहा है, जो पत्तियों में विकार उत्पन्न हो रहा है, पत्तियों में जो गड़बड़ी आ रही है, उसको हम बोलते हैं सिम्टम। तो साइन क्या हो गया कि हमको फंगस दिख गया, बोले तो पैथोजन हमको दिख गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइन। पैथोजन का कोई भी चीज़ दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं साइन। सिम्टम क्या होता है, जो पौधा प्रोड्यूस करता है, यानी कि पौधे के अंदर जो कमी आती है उसको हम बोलते हैं सिम्टम। और इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। जैसे मान लो कि हमको टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी होती है, वो हो गया। तो एक तो होगा कि जब हमारा जो बलगम है उसको जब चेक किया जाएगा, कफ जो हमारा है उसको जब चेक किया जाएगा तो उसमें टीबी के बैक्टीरियाज मिलेंगे, तो वो क्या हो गया, साइन हो गया कि हमको टीबी हो रखा है। अब सिम्टम क्या होगा कि हमको खांसी आएगी, बुखार होगा और बार बार खांसी आएगी, वो कंट्रोल नहीं होगा, ठीक, रात में ज़्यादा खांसी आएगी, तो ये सिम्टम हो गया। तो साइन क्या हो गया कि हमको पैथोजन दिख गया। और दूसरा सिम्टम, जो हमारी बॉडी उस पैथोजन की वजह से प्रोड्यूस कर रही है, यानी हमारी बॉडी में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सिम्टम हो गया। और जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज वाज डिस्कवर्ड, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। पियर में जो फायर ब्लाइट लगता है इस तरीके से लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे इस पौधे के नीचे किसी ने आग जला दिया हो। जैसे जब कई बार ऐसा होता है कि पेड़ के नीचे जो सूखी पत्तियां होती हैं, जब हम उसको जला देते हैं तो 8 से 10 दिन बाद जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं। उसी तरीके से जब ये सिम्टम देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं फायर ब्लाइट। तो पियर का जो फायर ब्लाइट है वो सबसे पहले डिस्कवर किया जाने वाला बैक्टीरियल डिजीज था। द फंगस कॉजिंग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो लगता है वो इस तरीके से दिखता है, और जो क्रूसीफर्स में व्हाइट रस्ट लगता है उसका सिम्टम इस तरीके से दिखता है। ऐसे लगता है कि जैसे सफ़ेद सफ़ेद सा जंग लग गया हो पत्तियों पर। ये दोनों किसकी वजह से, ये दोनों जो फंगस हैं ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों बिलोंग करते हैं पेरोनोस्पोरेल्स। किससे, पेरोनोस्पोरेल्स से ये बिलोंग करते हैं। इनका जो ऑर्डर होता है फंगस का, इसी ऑर्डर से ये बिलोंग करते हैं। द साइब्रिड कंटेंट, देखो एक हाइब्रिड होता है, एक साइब्रिड होता है। जो हाइब्रिड होता है उसमें किसी दो सेल के न्यूक्लियस एक साथ मिलके तब एक सेल बनाते हैं। एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसका न्यूक्लियस आया और इसका न्यूक्लियस आया, दोनों मिलकर फिर एक तीसरी सेल बना रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। अब साइब्रिड में क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस आ गया, इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसका दोनों आ गया, क्या आ गया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों आ गया, और दूसरे सेल का केवल और केवल साइटोप्लाज्म आ गया। तो ये जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, साइब्रिड। यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म तो दोनों सेल के होंगे लेकिन न्यूक्लियस केवल एक सेल का होगा, तो इसी को हम बोलते हैं साइब्रिड। अब इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो आई थिंक मदर का होता है, एग्जैक्ट तो हमें अभी इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद वो मदर जो सेल होती है उसका होता है, तो इसी को हम बोलते हैं साइब्रिड। इन रस्ट फंजाई रिपीटिंग स्पोर्स आर यूरिडोस्पोर। रस्ट जो फंजाई रिपीटिंग होते हैं स्पोर्स, उनको बोलते हैं क्या, यूरिडोस्पोर कहा जाता है। सेक्सुअल स्पोर इन डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं, डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम इस तरीके का होता है, इस तरीके का। तो डाउनी मिल्ड्यू का जो स्पोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊ स्पोर। एक ऊ स्पोर होता है, एक जू स्पोर होता है। तो ये दोनों जो स्पोर हैं ये कैसे होते हैं, एक सेक्सुअल स्पोर होता है, एक एसेक्सुअल स्पोर होता है। बोले तो एक सेक्सुअल स्पोर होता है और एक वेजिटेटिव स्पोर होता है। ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों फंगस के होते हैं। डिटेल में इसको तब पढ़ेंगे जब फंगस को पढ़ाएंगे तब। द इंसिडेंट ऑफ ब्लास्ट डिजीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन इन राइस। राइस में जो ब्लास्ट डिजीज लगता है इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है। आपको पत्तियों पर ऐसे स्पॉट देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पत्तियों पर बुरादा रख के
और वहाँ पे उसको जला दिया हो। बुरादा जैसे ब्लास्ट कर जाता है, ऐसे जैसे चिंगारी निकलती है तो जैसे वो बनता है स्ट्रक्चर, उसी तरीके का स्ट्रक्चर इसकी पत्तियों पर देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं राइस ब्लास्ट। ये कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का हम छिड़काव करते हैं। जब हम अपनी राइस में सिलिकॉन डाल देते हैं राइस की फील्ड में, तो इससे जो राइस का ब्लास्ट डिजीज़ है वो कंट्रोल हो जाता है। बात करते हैं स्मट फंजाई बिलोंग टू द जेनेरा यूस्टीला जिनेलिस। क्या होता है, यूस्टीला जिनेलिस जो होता है वो स्मट का फंगस होता है, स्मट फंगस का जिनेरा होता है। बात करते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंट। एक तो वर्टिकल रेजिस्टेंट होता है और एक लेटरल रेजिस्टेंट होता है। इनके बारे में डिटेल में आगे आपको बताएंगे, जब रेजिस्टेंसी पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। लेकिन मेजर जीन या फिर क्वालिटेटिव या रेस स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंट होता है, इनको हम बोलते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंट। ठीक, फिर आगे बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, बैक्टीरिया होता है और फाइटोप्लाज्मा होता है, ये सभी जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं। जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो सेल से बने हैं तो उसमें दो ही तरीके की सेल पाई जाएगी, या तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है या तो यूकैरियोटिक सेल होती है। ये आप लोगों ने इंटर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। और इसके साथ साथ अगर आप जो एलिमेंट्री माइक्रोबायोलॉजी है फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़ेंगे, उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया रहा होगा इंटर में भी, और अभी भी आप पढ़ाया गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। बात करते हैं मोको डिजीज़ ऑफ बनाना। बनाना में जो मोको डिजीज़ लगता है वो इस तरीके से होता है। बोले तो बनाना के अंदर जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है, जो एडिबल पार्ट होता है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, बिल्कुल सड़ जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है सूडोमोनास सोलेनेसेरम। किसकी वजह से होता है, सूडोमोनास सोलेनेसेरम की वजह से मोको डिजीज़ होता है बनाना का। पाइन एप्पल डिजीज़ ऑफ शुगर कैन। पाइन एप्पल डिजीज़ ऑफ शुगर कैन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एक फंजाई होता है जिसका नाम है केराटोसाइस्टिस पैराडोक्सा। क्या होता है, केराटोसाइस्टिस पैराडोक्सा। ये जो एक तरीके का फंगस होता है, ये फंगस क्या करता है, पाइन एप्पल डिजीज़ ऑफ शुगर कैन। ऐसे लगता है कि शुगर कैन के जब अंदर जहाँ पर इसका रस होता है, इसके स्टेम को जब फाड़ के देखोगे अंदर, तो आपको ऐसे दिखेगा कि जैसे पाइनएप्पल के अंदर होता है, उस तरीके के यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र इज़ ओनली इफेक्टिव फॉर डाइकॉट। जो एग्रोबैक्टीरियम मेडिकेटेड जीन ट्रांसफ़र होता है वो किस में इफेक्टिव होता है, केवल डाइकॉट्स में ये इफेक्टिव होता है। एंटीबायोटिक यूज टू किल माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए कौन से एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, तो वो है टेट्रासाइक्लिन, बिकॉज इट एक्ट एज ए सेल मेम्ब्रेन। तो माइकोप्लाज्मा लाइक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक सेल मेम्ब्रेन टाइप का एक टेट्रासाइक्लिन आता है। ये जब पड़ता है तो ये माइकोप्लाज्मा के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन टाइप का बना लेता है, इस वजह से कि माइकोप्लाज्मा धीरे धीरे वो मर जाता है। कहने का मतलब ऐसे है कि माइकोप्लाज्मा को ये ऊपर से जाके कवर कर लेता है टेट्रासाइक्लिन, और इस तरीके से मर जाता है। बात करते हैं कॉफ़ी रस्ट। कॉफ़ी रस्ट जो होता है ये श्रीलंका में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया था 1867 में। और ये होता किसकी वजह से, वो होता है हिमेलिया वेस्टाट्रिक्स की वजह से। वेस्टाट्रिक्स, हिमेलिया वेस्टाट्रिक्स जो है वो कॉफ़ी रस्ट होता है, जो कि श्रीलंका में पहली बार रिपोर्ट किया गया था। इसमें इस तरीके के जो कॉफ़ी रस्ट का सिम्टम होता है वो पत्तियों में इस तरीके से दिखता है। फिर बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस पार्टिकल्स। वायरस पार्टिकल्स का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसको हम TMV बोलते हैं, वो फर्स्टली ऑब्टेन्ड बाई स्टेनले। स्टेनले ने 1935 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस किया था। वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन किया था। बात आपको बताएं, जब हमको किसी भी वायरस को माइक्रोस्कोप में देखना होता है तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। मतलब
एक ऐसा सॉल्यूशन में वायरस को डाल देते हैं कि जिससे वायरस मूव ना कर पाए, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे अगर वो मूव करता रहेगा तो हम कायदे से उसको देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू फंजाई बिलोंग्स टू पेरोनोस्पोरेलेस। क्या होता है? पेरोनोस्पोरेलेस, ये जो एक ऑर्डर होता है वहीं से बिलोंग करता है डाउनी मिल्ड्यू का जो फंगस होता है। फिर बात करते हैं एंजाइम लिक इम्यून सॉर्बेंट एस्से टेस्ट इज, जिसको एलिसा टेस्ट बोलते हैं। ये मेनली डन फॉर वायरल डिजीज। वायरल डिजीज़ को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? एलिसा टेस्ट करते हैं। एलिसा टेस्ट किस तरीके से किया जाता है इसको आगे के वीडियोस में हम बताएंगे। एर्गट इज ए माइसीलियम कॉल्ड स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया जो एर्गट का माइसीलियम होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोसिया। एर्गट डिजीज़ इस तरीके से देखने को मिलती है जो कि गेहूँ में लगता है। मोस्ट कॉमन वेक्टर ऑफ प्लांट वायरस। प्लांट वायरस जो फैलाने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेक्टर है, जिसकी वजह से कि प्लांट का वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैलता है, वो आपका है एफिड। इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, बाजरा के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू लगता है वो ऊ स्पोर से लगता है, और ये रेस्टिंग स्पोर व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इन्फेक्शन। जो बाजरा में डाउनी मिल्ड्यू लगता है वो ऊ स्पोर से लगता है, और ये जो ऊ स्पोर होते हैं ये प्राइमरी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। ग्राम स्टेनिंग मेथड इन बैक्टीरिया वाज गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में ग्राम स्टेनिंग मेथड दिया था। ये ग्राम स्टेनिंग मेथड क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे। कब? जब फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाएंगे तब, क्योंकि ये एक एक जो टर्म है वो एक एक लेक्चर है, तो इसलिए यहीं पर सब चीज़ें बताना मुश्किल है। आगे बात करते हैं द इफेक्टिव एंड न्यू फंगिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ ओमाइसिटस फंगस। ओमाइसिटस जो फंजाई होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे इफेक्टिव फंगिसाइड कौन सा होता है? तो वो होता है मेटालेक्सिल, जिसको मार्केटेड अंडर द ट्रेड नेम ऑफ राइडोमिल या फिर एप्रॉन एसडी, इन दोनों नाम से ये फंगिसाइड आता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। मोस्ट डेंजरस एंड पॉइजनस मशरूम, इस तरीके का ये मशरूम होता है जिसको बोलते हैं अमानिटा फलोनोइड्स। क्या होता है? अमानिटा फलोइड्स। ये एक तरीके का बहुत डेंजरस होता है, ये पॉइजनस ज़्यादा होता है। इसको अगर कोई जानवर खा ले या हम खा लें तो मर जाएंगे, इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है। पर्पल ब्लॉच इन ओनियन, ओनियन में इस तरीके से जो पर्पल ब्लॉच होता है, जब ओनियन मैच्योरिटी के स्टेज में आने को होता है तो ये पर्पल ब्लॉच बहुत लगता है, और ये लगता किसकी वजह से है? अल्टरनेरिया पोरी की वजह से ये पर्पल ब्लॉच आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं पैथोजेनेसिस। द चेन ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट दैट ब्रिंग अबाउट द डिजीज इन इज पैथोजेनेसिस। मतलब एक ऐसा मेटाबॉलिक इवेंट जिसकी वजह से डिजीज़ लगना स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक, यानी कि पौधे के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में चेंज आता जाएगा जिसकी वजह से फिर एक डिजीज़ लग जाता है, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। बात करते हैं पैथोजेनेटिसिटी, यानी कि रिलेटिव कैपेबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू कॉजेज डिजीज़। कोई एक पैथोजन जो लगता है डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, कोई एक ऐसा पैथोजन जिसकी वजह से प्लांट में डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है, वो कितनी इफ़िशियंसी से, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उस पैथोजन की कितनी कैपेबिलिटी है कि कितनी मात्रा में वो डिजीज़ प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। ध्यान से समझना। मान लो कोई एक ऐसा पैथोजन है जो प्लांट में लग तो रहा है लेकिन उसका अफेक्ट यानी कि डिजीज़ जो है वो बहुत भयानक डिजीज़ नहीं बना पा रहा है, तो यानी कि उसकी जो पैथोजेनेसिटी है वो कम है। और कोई एक ऐसा जो पैथोजन है वो लग रहा है और वो पूरे पौधे को तहस नहस किए जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी पैथोजेनेसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो कोरोना एक वायरस है, जब ये लग जाता है तो क्योंकि इसकी पैथोजेनेसिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसमें मरने की संभावना ज़्यादा होती है। जबकि जो टीबी होता है,
टीबी में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, आदमी मरता है लेकिन 2-4 महीने 6 महीने का टाइम लगता है, जबकि कोरोना में वो 20-22 दिन के अंदर ही अपना काम कर जाएगा। तो ये होता है पैथोजेनेसिटी, यानी कि जो पैथोजन लग रहा है उसकी डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितनी कैपेबिलिटी है, मतलब यानी कितनी इंटेंसिटी से वो डिजीज को प्रोड्यूस कर सकता है। फिर बात करते हैं विरुलेंस, द डिग्री ऑफ इन्फेक्शन इन ए गिवन पैथोजन, यानी कि डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी, जब ये विरुलेंस यानी कि जब ये पैथोजन लगता है तो ये कितनी मात्रा में पैथोजन क्या करता है, इन्फेक्टिंग, द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी। ध्यान से समझना दोनों में क्या अंतर है। पैथोजेनेसिटी यानी कि ये पैथोजन की कैपेबिलिटी के अंदर, जैसे मान लो कि मैं एक पैथोजन हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अगर 10 पौधों पे लग जाऊं तो मैं 10 पौधों को तहस नहस कर दूं। तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन क्या मैं इतना कर पा रहा हूँ, ये डिपेंड करता है। अब विरुलेंस, डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी इन ए गिवन पैथोजन। अब मैं एक पैथोजन हूँ, मैं जिस पौधे में लग रहा हूँ मैं वहाँ ढेर सारा क्या कर रहा हूँ, इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो यानी कि वहाँ पर जो इन्फेक्शन जो लग रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहा है। समझ पा रहे हो। पैथोजेनेसिटी में क्या होता है कि पैथोजन की कैपेबिलिटी को देखा जाता है, और जबकि विरुलेंस में पैथोजन जो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना सिम्टम प्रोड्यूस कर पा रहा है उसको देखा जाता है। समझ गए। यानी कि पैथोजेनेसिटी में पैथोजन की कैपेबिलिटी को हम देखते हैं कि पैथोजन जो है वो कितना डेंजरस है, और विरुलेंस में हम क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी, यानी कि कितना इन्फेक्शन ये कर सकता है, कम करेगा या ज़्यादा करेगा। समझ पा रहे हो। कर सकता है नहीं, कितना कर रहा है इसकी बात होती है। बात करते हैं विरियोन्स, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए या आरएनए से हो, और ए सराउंडिंग प्रोटीन कोड जिसमें कैप्सिड बोलते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं विरियोन्स। बात करते हैं इन्फेक्शन की। जब कोई पैथोजन इस्टेब्लिश हो जाता है किसी भी होस्ट में, उसके बाद क्या करता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन आफ्टर पेनिट्रेशन हैज होस्ट पार्टिकल्स रिलेशनशिप। कहने का मतलब जब कोई पैथोजन किसी होस्ट में पेनिट्रेट कर देता है और पेनिट्रेट करके वहाँ पर अपना रिलेशन बनाने लगता है, पैरासिटिक रिलेशनशिप होस्ट के साथ, तो उसी को बोलते हैं इन्फेक्शन। जैसे जब हमको खांसी जुकाम या कोई वायरल फीवर होता है तो वायरस हमारी बॉडी में आएगा, और जैसे ही हमारी बॉडी से वो रिलेशन बनाने लगेगा वैसे ही हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, और हमको खांसी जुकाम बुखार ये सिम्टम तुरंत प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिटी और विरुलेंस क्या होता है। पैथोजेनेसिस एक चैन होता है जिसमें मेटाबॉलिक इवेंट शुरू हो जाते हैं जब पैथोजन किसी भी प्लांट के अंदर घुसता है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस, यानी कि हमारी बॉडी में अब टीबी का वायरस घुस गया, अब हमको खांसी आना और तमाम ये चीज़ें हैं ये धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो क्या हो गया, पैथोजेनेसिस हो गया। पैथोजेनेसिटी यानी कि पैथोजन के पास कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना डैमेज प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। विरुलेंस, डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी, यानी कि वो कितना इन्फेक्शन पौधे में दे रहा है। एक तो होता है कैपेबिलिटी, तो जब हम कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो पैथोजेनेसिटी आ जाएगा। जब हम बात करेंगे कि कितना कर रहा है तो बात आती है विरुलेंस की। ठीक, यानी कि अ डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ ए गिवन पैथोजन, जो एक पैथोजन है वो कितनी इन्फेक्टिविटी यानी कितनी डिग्री इन्फेक्टिविटी पौधों में प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं विरुलेंस। बाकी अगर इसमें थोड़ा और भी अगर कन्फ्यूज़न है तो वो मैं दूर कर दूंगा जब मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा। टर्मिनोलॉजी इसी जो लेक्चर चल रहे हैं ये पैथोलॉजी ख़त्म होने से पहले ही जब मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इनोकुलम। ये पैथोजन का एक ऐसा पार्ट होता है
जो कि सबसे पहले होस्ट के कांटेक्ट में आता है और इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं इनोकुलम। ध्यान से समझना, जैसे मान लो एक मच्छर है, ठीक। वैसे एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ ये गलत है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक मच्छर है, वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी पर बैठ रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो अपने सबसे पहले जो उसके सकिंग और पियर्सिंग टाइप के माउथ हैं, वो पहले हमारी बॉडी में पियर्स करेगा, मतलब हमारी बॉडी में चुभोएगा। तो ये जो हो रहा है, यानी कि उसका जो माउथ है वो क्या हो गया, इनोकुलम हो गया, यानी कि पैथोजन का एक ऐसा पार्ट हो गया जो कि होस्ट से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करता है और इन्फेक्शन करना शुरू करता है। इसी को बोलते हैं इनोकुलम्स। जैसे कुनीडिया, स्पोर, स्क्लोरेसिया, ये अलग अलग तरीके के इनोकुलम्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के पैथोजन्स में पाए जाते हैं। इसके बाद होता है इन्वेशन। इन्वेशन ए पेनिट्रेशन और स्प्रेड ऑफ पैथोजन इन द होस्ट। ये पेनिट्रेट करेगा और स्प्रेड करेगा पैथोजन को, इसको बोलते हैं इन्वेशन। जैसे इंजेक्शन होता है उसी तरीके से इन्वेशन होता है, यानी कि पैथोजन ढेर सारे हैं, उसको एक सुराख कर दिया गया, उसके बाद ये अंदर गया और अंदर फिर उसमें दवा डाल दिया गया। तो जो दवा जा रही है उसको समझो कि पैथोजन जा रहा है, और जो इन्वेशन है यानी कि आपने जो सुई चुभई वो क्या हो गया, इन्वेशन हो गया। अब इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन पेनिट्रेशन ऑफ ए पैथोजन टू द होस्ट एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम ऑन द प्लांट। कहने का मतलब, जब कोई पैथोजन किसी होस्ट में पहुंचता है और उसके बाद जब सिम्टम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है होस्ट, जैसे मान लो कि हमारे अंदर वायरल फीवर आया, तो एक दिन वायरल आया, उसके 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर हमको बुखार होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, खांसी आएगी, तो हम सिम्टम प्रोड्यूस करना थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। तो ये जितनी देर तक मतलब पैथोजन हमारी बॉडी में घुसा और हमको सिम्टम प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगा, इसके बीच का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फिर आता है डिजीज पोटेंशियल। अब ये जो डिजीज़ हुआ है वो डिजीज़ इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू द होस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिजीज़, यानी कि ये डिजीज़ का पोटेंशियल कितना है, ये कितनी मात्रा में होस्ट को डैमेज पहुंचा सकता है, उसी को कहते हैं डिजीज़ पोटेंशियल। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो 500 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में आपको कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।